गजंता उस ट्विन टावर बिल्डिंग के ठीक सामने मैं और मीनाक्षी खड़े हुए हैं और अब से ठीक 1 घंटा 10 मिनट का वक्त होगा जब सामने आपको विस्फोट होता हुआ दिखाई पड़ेगा और महज 11 से 12 सेकंड का वक्त होगा जब ये बहुमंजिला ये दोनों इमारतें धराशायी होती हुई दिखाई पड़ेंगी। 12 बजे का वक्त बेहद अहम था मीनाक्षी, जबकि 12 बजे स्टाफ ने इंश्योर किया कि जो आसपास की सोसाइटी उनकी सारी जो सप्लाई है, चाहे एलपीजी की सप्लाई हो चाहे वो बिजली की सप्लाई, वो सब रोक दिया गया और अब सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट का इंतजार और है। बिल्कुल अनंत, और मुझे लगता है यहाँ पे अपने दर्शकों को आज हमें जरूर बताना चाहिए कि जब आप और मैं यहाँ पर पहुंचे स्पॉट पर, क्योंकि इससे पहले हमारे दूसरे सहयोगी अनुराग यहाँ से एंकर कर रहे थे, तो उस समय हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। यानी सबसे पहली बात तो ये कि जो ये टावर्स आप इस वक्त यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंचने के जो रास्ते हैं उन्हें अब ब्लॉक कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से लगातार रास्ते पर अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं कि अभी इस एरिया में कोई ना जाए, क्योंकि यहाँ पर आने से आपको तकलीफें हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। जिस बात का जिक्र अनंत आप कर रहे थे कि पहले ही इस पूरे एरिया को खाली करा दिया गया है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं फैमिली के साथ ही वो सब यहाँ से निकल चुके हैं और कुल मिलाकर करीब 1300 के आसपास ऐसे घर थे जो सीधे तौर पर ये इस ध्वस्त से प्रभावित होने वाले थे। तो ये वो सारे स्टेप हैं जो एक एक कर उठाए गए हैं, लेकिन अनंत नहीं भूलना होगा उस लंबी पूरी प्रक्रिया को जिसके तहत आज के इस दिन की 28 अगस्त की जो एक तैयारी की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज के दिन का सबसे बड़ा मैसेज जो यहाँ से निकलेगा वो ये, कानून से ऊपर कोई नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा एक्शन आज आपको यहां से दिखाई देगा। लेकिन अनंत, यहां से एक बड़ा मैसेज ये भी जाना चाहिए कि बात सिर्फ एक इमारत को गिरा दिए जाने तक न सीमित रहे, बल्कि सिस्टम में जितने बड़े लूप होल हैं कम से कम उन पर एक्शन होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही मीनाक्षी। 2004 में पहली दफा जमीन आवंटित हुई थी सुपरटेक बिल्डर्स को इनके लिए। अभी तक ये कहा गया कि 800 से 1000 करोड़ के आसपास की इमारत तो जमींदोज की जाएगी, लेकिन 24-25 ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर इंटर डिपार्टमेंटल जांच शुरू होनी थी, लेकिन वो जांच शुरू अभी तक नहीं हुई है। जूनियर इंजीनियर्स पद के 2-3 लोगों के ऊपर कार्रवाई जरूर की गई थी, लेकिन लोगों के जहन में सवाल है कि अगर भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी इमारत खड़ी की जाती है तो जूनियर इंजीनियर्स लेवल के जो अधिकारी होते हैं शायद उनकी क्षमता से, आधिकारिक क्षमता से बाहर की चीजें कि इतनी बड़ी इमारत को अपने आप में खड़ा कर सके। तो ये नजीर तो पेश की जा रही है कि भ्रष्टाचार का चाहे आकार कितना भी बड़ा हो, आप कानून की निगाह में छोटे रहते हैं। लेकिन सवाल साथ ही साथ मीनाक्षी ये भी है कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो तत्कालीन अधिकारी थे, उनके ऊपर कार्रवाई कब होनी चाहिए। अब ये अनंत देखिए, ऐसा सवाल है कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन आज का ये एक्शन कम से कम एक मैसेज के रूप में न सिर्फ नोएडा तक, दिल्ली एनसीआर तक सीमित रहेगा, बल्कि ये मैसेज पूरे देश में जाएगा। और इसको आप इस तरह से समझिए कि लोगों के भीतर अनंत देखिए कितनी उत्सुकता है, क्योंकि हम इस वक्त जो यहाँ से तस्वीर देख रहे हैं और अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, हालांकि एरिया को खाली कराया गया है, यहाँ पर मीडिया का बहुत जमावड़ा है और इसके साथ ही अलग अलग कॉर्नर्स पर जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं वहां पर स्पेशली लोग पहुंचे हुए हैं सिर्फ इस एक तस्वीर को देखने के लिए कि आखिर जो ये इमारत ध्वस्त होने वाली है ये कैसे होगा। आधे से ज्यादा जो यहाँ पर क्राउड दिखाई दे रहा है, उनके मन में कई सवाल हैं कि जो प्लानिंग की गई है वो ठीक तरह से इंप्लीमेंट होगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले इस तरह की तस्वीर कभी देखी नहीं गई है। तो आज एक ऐसी चीज आपके सामने होने वाली है जो देखा नहीं गया है, लेकिन संदेश बड़े हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इतनी बड़ी इमारत 32-34 मंजिला इमारत को आप 12 सेकंड में ढहा दें, ऐसा आमतौर पर देखने के लिए नहीं मिलता। दिल्ली एनसीआर में पहली दफा ये होना जा रहा है कि ऐसी किसी इमारत को 3700 किलो विस्फोटक लगा करके ध्वस्त किया जा रहा है। उसमें 9000 से ज्यादा अलग अलग मीनाक्षी छेद किए गए। दर्शकों को बुनियादी जानकारी दे दें कि इन दोनों टावर जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये सफेद रंग का आप कपड़ा देख रहे हैं, इसलिए लगाए गए ताकि जहां पर विस्फोट होगा वो जो मलबा है वो बाकी बाहर ना गिरे, और यही सुनिश्चित लगातार किया जा रहा है। एक अहम बात और है जो यहाँ के जो रहवासी हैं, जो आसपास लोग रहते हैं, उन्हें चिंतित कर रही है, वो ये कि जब इसका मलबा गिरेगा तो मलबा इतना होगा, लगभग 3 से 3500 ट्रक उस मलबे को उठा पाएंगे, और इतना मलबा होगा कि लगभग जो 4 मंजिला इमारत होती है उतना ऊंचा वो मलबा होगा। यानी मीनाक्षी, ये बात ठीक है कि अगले 2 से 3 महीनों को लेकर के जो यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों की चिंताएं हैं वो बेवजह नहीं है। बिल्कुल। और अनंत देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली एनसीआर वैसे ही प्रदूषण से बहुत ज्यादा जूझता है, लेकिन आज जब हमको यहाँ पर ये तस्वीर दिखाई देगी तो ये जो ब्लास्ट है ये तो महज 10 सेकंड का आप समझिए कि होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये बड़ा सवाल है। उसके बाद ये होगा कि जो भी ये डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कम से कम, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 2.5 से 3 महीने तक इस पूरे इलाके में
जो है असर डाल सकते हैं। अब ऐसे में जो बुजुर्ग हैं, आप उनकी कंडीशन सोचिए, जो छोटे बच्चे हैं उनकी कंडीशन सोचिए, या लोग जो भी हेल्थ एक्टिविटीज़ में जुड़े रहते हैं, जॉगिंग करनी है, आप बाहर निकलते हैं, तो ये सारी समस्याएं आपकी जीवन शैली से सीधे रूप में जुड़ जाएगी। यानी जो ठीक सामने पार्क दिखाई पड़ रहा है, अगले 2-3 महीने तक इसका इस्तेमाल लोग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। हालांकि अब ये देखना होगा कि आज जब 2:30 बजे के बाद की जो तस्वीर होगी, सबसे पहले डस्ट को सेटल होने में कितना वक्त लगेगा। हालांकि अपने दर्शकों को हम ये भी बताएं कि जो ये आज यहाँ पर ब्लास्ट किया जा रहा है, ये इंक्लूसिव टेक्निक है, यानी ब्लास्ट होगा तो बिल्डिंग इस तरह से नीचे गिरेगी, ना कि फैलेगी, और जो भी सामान है वो बाहर जाने की बजाय वो अंदर वहाँ पर समाएगा। जो हम यहाँ पर कवरिंग देख रहे हैं, जिस तरह से कपड़े से उसको कवर किया गया है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कपड़े भी इस तरह के हैं जो डस्ट को बाहर जाने से रोकेंगे। लेकिन खैर ये सारी वो बातें हैं प्रिवेंशन के लिए कि क्या क्या रोका जाएगा, कैसे होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि आज सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होने वाली है जिनको यहाँ पर रहना है, जिनके यहाँ पर आशियाने हैं, जिनके यहाँ पर घर बने हुए हैं। तो अपने बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक की चिंता उनके लिए इस वक्त जो है सबसे अव्वल है। बिल्कुल, मीनाक्षी, हालांकि प्रशासन की तरफ से जैसा कि मैं और मीनाक्षी लगातार बता भी रहे हैं आपको, और हमसे पहले जो हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए थे, कि प्रशासन की तरफ से इस मामले में प्रिकॉशंस पूरी ली गई हैं। आप देख पा रहे होंगे इन दोनों बिल्डिंग के दाएं और बाएं जो सोसाइटीज बनी हुई हैं, उनको सफेद कपड़े से ढक दिया गया, और उसमें इस बात का एहतियात रखा गया जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM10 उस तक के अंश के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन कपड़ों को लांग नहीं पाएंगे। इस जो सुरक्षा मानक यहां पर तय किए गए, इनको लांग नहीं पाएंगे। हमारे साथ कि अनुज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि वहीं पर टावर के पास मौजूद हैं, एक एक जानकारी आपको देंगे। अनुज, बमुश्किल 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है कि वो धमाका होगा जो अपने आप में इतिहास में याद रखा जाएगा, भ्रष्टाचार की इमारत को 12 सेकंड में जमींदोज करने के लिए। आसपास की जरा आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि ये भी बताया गया कि काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं आसपास इस धमाके को देखने के लिए। जी बिल्कुल, महज 1 घंटे का वक्त बचा है, जब 2:30 बजे के करीब जो है वो कंट्रोल कहा जा सकता है कि कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत की जाएगी, जब वाटर फ्लोर फॉल टेक्निक के जरिए इस इमारत को गिराया जाएगा। जाहिर तौर पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस रास्ते को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। अब जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां पे या तो नोएडा प्रशासन के कर्मचारी हैं या वो लोग जो कि इस पूरे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए कि इस टेक्निक का, तो इम्प्लोजन जो है वो कहा जाता है। दरअसल इस तरीके से इस इमारत को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, जिससे जो मलबा है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि अपने ऊपर ही गिरे। यानी जाहिर तौर पर वाटर फ्लो टेक्निक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो पानी की धारा होती है, जो पानी की कहा जा सकता है लहर होती है, वो नीचे की तरफ जाती है। वैसे ही ये इमारत जो है, ये ट्विन टावर जो है, उसी तरीके से धराशायी होगा, उसी तरीके से गिरेगा। जाहिर तौर पर चिंता जरूर है। जहां एक तरफ उत्सुकता हमने देखा, लोगों में उत्सुकता देखा, खासतौर पर हमने ये भी देखा कि जो इंजीनियर्स थे उनके अंदर भी उत्सुकता थी, लेकिन एक डर जो है वो भी जरूर था। क्योंकि निश्चित तौर पर अगर बात किया जाए, तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि किस तरीके से ट्विन टावर जो है उसके 9 मीटर की दूरी पर रिहायशी इलाका है। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस रिहायशी इलाके को बचाते हुए इस ट्विन टावर को धराशायी किया जाए। निश्चित तौर पर जिस कंपनी को ये जिम्मा सौंपा गया है उसके पास इसका एक्सपीरियंस है, इसका अनुभव है। जोहान्सबर्ग में करीब 108 मीटर ऊंची इसी तरीके की इमारत को धराशायी किया गया, वहां चैलेंज था 6 मीटर। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा के डीएम सुहास एलवाई इंसिडेंट कंट्रोल रूम पहुंच चुके हैं। इंसिडेंट कंट्रोल रूम पहुंचने के बाद सुहास एलवाई ने क्या कहा, सबसे पहले सुनवाते हैं दर्शकों को। How is the preparation as far as the demolition drive is concerned? Preparation is all on track and experts are guiding the demolition process and सर एक बहुत बड़ा टास्क ये है, इसको आप कैसे करने वाले? क्लास just visited integrated command center. पूरा आप एग्जीक्यूट करेंगे इसको? विशेषज्ञों के देखरेख में सुरक्षा मानकों के दृष्टिगत जो भी नियमानुसार कार्रवाई करना है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।
तो आप यहाँ पर डीएम को सुन रहे थे, लेकिन इस बीच देखिए जिस बात का जिक्र अनुज थोड़ी देर पहले ये कर रहे थे कि यहाँ पर उत्सुकता काफी है, लेकिन उस उत्सुकता में चिंताएं हैं, उसमें प्रश्न हैं, और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आने वाले 2 से 3 महीने यहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए कैसे रहने वाले हैं। और अनंत देखिए ये बात भी हमें समझनी होगी कि बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से और तमाम कदम उठाते हुए कैसे इस ब्लास्ट को सेफ से सेफ तरीके से किया जा सके, उसके लिए कदम सारे उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ अनिश्चितताएं भी हैं, चिंताएं भी हैं जो यहाँ के निवासियों के मन में हैं। बिल्कुल मीनाक्षी हैं और सबसे खास बात इसमें यह भी है, जिसका जिक्र आपने भी कुछ वक्त पहले किया था, कि जो लोग स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इस ब्लास्ट से सिलिकॉन आपका निकलेगा, इस ब्लास्ट से जो अंदर जो फास्फोरस रहता है वो निकलेगा आपका, उसके कण हवा में लंबे वक्त तक रहने की संभावनाएं हैं। हालांकि बहुत कंट्रोल्ड मैनर में ब्लास्ट जरूर किया जा रहा है, लेकिन एक हेल्थ एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके के इंतजाम किए गए कि आपको वाटर टैंकर्स यहां पर रखे गए ताकि जो उड़ती हुई धूल है उसको शांत किया जाए। संभावना ये भी हो सकती है, और मौसम भी कह रहा है कुछ जब घटाएं हैं कि अगर बारिश अगर होती है तो वो और बेहतर होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और हवाएं तेज चलती हैं तो जो 3 से 5 किलोमीटर के एरिया के लिए बताया जा रहा है जो इफेक्ट हो सकता है, प्रभावित हो सकता है मीनाक्षी, वो एरिया और बढ़ सकता है, क्योंकि हवाओं के साथ PM 2.5 और PM 10 जैसे कण जो हैं वो ज्यादा दूरी तक जाएंगे तो हेल्थ हैजार्ड का संकट बन सकता है। साथ ही आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि जो टावर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक टावर आपको थोड़ा ऊंचा दिख रहा है, दूसरे की जो लंबाई है वो थोड़ी कम है। तो आप जो ऊंचा वाला टावर देख रहे हैं वो एपिक्स टावर है 32 मंजिल का। उसके साथ में जो आप देख रहे हैं सैन टावर वो है 31 मंजिल का। और देखिए यहाँ पर जो ब्लास्ट करने के लिए इंतजाम किया गया है, करीब 9,500 ऐसे उसमें होल्स किए गए हैं जहां पर विस्फोटक लगाया गया है। और वो विस्फोटक देखिए जब फटेगा तो उसके बाद इमारत 9 सेकंड के भीतर भीतर आपको पूरा ये ब्लास्ट होता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद इमारत एक साथ आपको नीचे गिरती हुई दिखाई देगी। लेकिन सारी चिंताएं इस वक्त उसके बाद जो धूल जो डस्ट आएगी उसे लेकर है। लेकिन आप ये भी देखिए कि आज यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि भ्रष्टाचार की ये जो आप एक इमारत यहाँ पर देख रहे हैं, जहां पर मनमानी से, जहां अवैध तरीके से, जहां कानून को धता बताते हुए बिल्डर ने ये निर्माण कर डाला, और आप ये समझिए कि ये निर्माण होता चला गया, इसे रोकने वाला कोई नहीं था। इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई। तो जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, आज उसी तरह से आपको ये इमारत भी यहां पर गिरती हुई दिखाई देगी। हाईकोर्ट ने सबसे पहले आपको बता दें कि 2014 में ये कह दिया था कि इस इमारत को ध्वस्त किया जाए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए बिल्डर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। और आनंद देखिए कई लोगों के जहन में ये सवाल भी था कि अब इमारत बन गई है तो ठीक है, आप इसे बने रहने दीजिए, क्योंकि इसको तोड़ने की वजह से या इसको गिराने की वजह से जो नुकसान होगा उसका इंपैक्ट कितना ज्यादा है और कितने लोगों को वो प्रभावित करेगा। लेकिन फिर बात वही है कि जीरो टॉलरेंस की जब आप बात कर रहे हैं, जब भ्रष्टाचार पर एक्शन की बात कर रहे हैं, तो बड़ा संदेश, कड़ा संदेश कैसे जाएगा? बिल्कुल देखिए ये जो दलील है ये बहुतायत सामने आ रही है मीनाक्षी की, इतनी बड़ी लागत लगा करके इस इमारत को बनाया गया तो आप बिल्डर के ऊपर कोई फाइन इंपोज कर सकते थे, उस पैसे का जन कल्याण में इस्तेमाल कर सकते थे, या किसी और ऑल्टरनेट तरीके से इस इमारत का इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन बात सिर्फ इमारत के इस्तेमाल तक नहीं टिकी, लोगों के मूल अधिकार से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये जो जगह है जहां पर ये ट्विन टावर बनाया गया, उस सोसाइटी के लोगों को एक ग्रीन पार्क के तौर पर बिल्डर ने अपने पहले नक्शे में दिखाया था। उसने ग्रीन पार्क के तौर पर इस जगह को दिखाया जो कि लगभग 48,000 स्क्वायर मीटर के आसपास में शुरुआत में 2004 में अथॉरिटी की तरफ से आवंटित की गई थी। 2008 के आसपास में उसको थोड़ा सा और बढ़ा गया, वो लगभग 58,000 स्क्वायर फीट के आसपास हो गई। लोग इस बात को लेकर खुश थे, बिल्डर ने कुछ और टावर बना दिए। लेकिन ये जो जगह है जहां पर कि ये दोनों एपिक्स टावर, साइन टावर बनाए गए, ये लोगों को एक ग्रीन लैंड के तौर पर दी गई थी, एक पार्क के तौर पर दी गई थी। मानक ये कहते हैं कि दो टावर के बीच में कम से कम 12 से 15 मीटर का गैप होना चाहिए। यहां इस इमारत के बनने के बाद यहां महज 7 से 8 मीटर का गैप बचता है, तो जो कि लोगों के लिए अपने आप में नुकसानदायक है। तो दो चीजें जो कि शुरुआत में जो उनको वायदा किया बिल्डर ने, ये वो वायदा खिलाफी है, क्योंकि उसी को देख करके लोगों ने यहां पे पैसा अपने इन्वेस्ट किया था। उनके मूल अधिकारों को सुरक्षित रखना और आगे से नजीर पेश करना कि कोई